हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, और आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 7 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, वैसे तो ये पूरा चैप्टर जो है यानी कि इसके पूरे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, मैंने अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, प्लीज उसको फटाक से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वो नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको रिवीजन वगैरह करना है तो। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन के जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस है ना प्रॉब्लम सेट के, वो हार्ड क्वेश्चन है। तो प्लीज प्रॉब्लम सेट को इग्नोर मत करना, क्या पता इसी से हॉट क्वेश्चन आ गया तो बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं क्या दिया है। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर इज 120 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड। Find the expenditure to level the ground at the rate of ₹10 per square meter। यानी कि अभी देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको पता ही होगा कि रोलर क्या होता है। जैसे कि देखो ग्राउंड को लेवल करने के लिए एक रोलर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है हमारा रोलर, ये देखो ये हमारा रोलर है जो ग्राउंड को लेवल करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस रोलर के बारे में क्या दिया है कि ये जो रोलर है इसका डायमीटर और लेंथ हमको दिया है। तो डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो दिया है 84 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो ये जो रोलर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, बरोबर। ये देखो ये रोलर है, ये सिलिंड्रिकल शेप में। तो चलो हम लोग नीचे से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये रोलर को मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे दिया है इसका डायमीटर और लेंथ। तो अच्छा मुझे बताओ कि इसका डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है ये देखो, ये सर्कल है ना, ये सर्कल का जो हमारा डायमीटर होगा, मतलब ये जो सर्कल का जो डायमीटर होगा वही हमारा रोलर का डायमीटर है। तो डायमीटर कितना दिया है, 120 दिया है। ओके, तो यानी कि यहां से इतना समझ में आ गया कि डायमीटर ऑफ रोलर इज 120 सेंटीमीटर। अच्छा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा। तो मतलब कि रेडियस हो गया डायमीटर का आधा, तो 120 का आधा होता है 60, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ द रोलर। अच्छा लेंथ क्या होता है, तो लेंथ देखो बच्चा पार्टी, लेंथ ये होता है यहां से लगा के यहां तक। ये जो रोलर है ना इसका लेंथ दिया है दैट इज 84 सेंटीमीटर। और अगर हम लेंथ बोले या हाइट बोले, दोनों एक ही बात होती है। एक्चुअली में ना सिलेंडर में लेंथ नहीं होता है, हाइट होता है। हाँ, लेंथ और हाइट वन एंड द सेम ही है, तो यहाँ पे जरूर लेंथ लिखा है लेकिन ये इट इज नथिंग बट अ हाइट ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द रोलर। तो जो रोलर का हाइट है वो है 84 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेंथ मतलब हाइट ही होता है एंड हाइट यानी कि h इज 84 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास क्या है, इस रोलर का रेडियस है और लेंथ है, लेंथ मतलब हाइट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड। मतलब है ना, समझो कि एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड को क्या करना है, लेवल करना है, तो उसके लिए 200 रोटेशंस लगेंगे। ओके, ये रोलर के कितने रोटेशन लगेंगे, 200 रोटेशन लगेंगे। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चा मतलब कि कितना कॉस्ट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। अगर यहाँ पे सपोज करो जो ग्राउंड है ना उसको लेवल करने के लिए 200 रोटेशन लगेंगे, तो हमको बताना है कि वो 200 रोटेशन लगने के कितने वो 200 रोटेशन लगाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि यहाँ पे हमको भाव बताया है कि पर स्क्वायर मीटर का है ना, पर स्क्वायर मीटर का 10 रुपया लगता है। कितना लगता है, पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपया लगता है। अगर हमको उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए 200 रोटेशन लगने वाले हैं तो कितना खर्चा लगेगा हमको बताओ। तो चलो बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि जब ये रोलर 200 रोटेशन लेगा या जब वो 200 रोटेशन घूमेगा तो इस रोलर ने कितना एरिया कवर किया है उस ग्राउंड का, उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं इसका एक्सपेंडिचर। तो हमको ये पता करना पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनना, हमको क्या पता करना है कि ये जो 200 रोटेशन है ना, जब ये रोलर 200 रोटेशन लेगा
तो वो कोई एक स्पेसिफिक एरिया कवर करने वाला है, यानी कि उस ग्राउंड का एक स्पेसिफिक एरिया कवर करेगा। तो कितना एरिया कवर करने वाला है ये रोलर, 200 रोटेशन में कितना एरिया कवर करेगा उस ग्राउंड का, वो एरिया पहले हमको निकालना पड़ेगा। वो एरिया जब निकल जाएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वो एक्सपेंडिचर फाइंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ, स्टेप वाइज मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो स्टेप क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि देखो, मान लो कि ये रोलर है, ये रोलर है, और मान लो कि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो मुझे बताओ कि एक रोटेशन, जब वो 1 रोटेशन लेगा तो ये जो हमारा रोलर है वो कितना एरिया कवर करेगा उस ग्राउंड का। पहले तो मुझे बस इतना बताओ, देखो धीरे धीरे करते हैं, टेंशन मत लो, कहीं भागना थोड़ी ना है। खेलने जाना है क्या नीचे? खेलने बाद में जाना, पहले इधर आ जाओ। वैसे तुम लोग बच्चे नहीं हो, खेलने नहीं जाते हो, मुझे पता है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो बस हम लोग ये देखेंगे कि एक रोटेशन, जब ये हमारा रोलर एक रोटेशन घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, वो ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा, देखो जब रोलर घूमता है तो वो क्या यूज हो रहा है, यूज क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ये वाला पार्ट। इस पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बरोबर। तो जब हमारा रोलर एक रोटेशन घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा ग्राउंड का, 1 कर्व सरफेस एरिया, 1 कर्व सरफेस एरिया जितना हमारा एरिया कवर होने वाला है ग्राउंड का। ओके, जैसे कि देखो ये रोलर जो है ना, उसको जरा आप पहले खोलो, उसको जब आप खोलोगे तो आपको क्या नजर आएगा, दिस इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी कि जब आप इस रोलर को यहां से, मान लो कि यहां से मैंने इसको काट दिया, इसको जब आप कट करोगे तो ये ऐसे पोजीशन में आएगा, ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। मतलब कि इतना एरिया कवर हो रहा है। इतना एरिया कब कवर हो रहा है, एक रोटेशन में। एक रोटेशन में 1 कर्व सरफेस एरिया जितना एरिया कवर हो रहा है, एक रोटेशन में 1 कर्व सरफेस एरिया जितना एरिया कवर हो रहा है ग्राउंड का। तो एक रोटेशन में इतना एरिया कवर हो रहा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, जब हमको एक रोटेशन का एरिया मिल जाएगा ना, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे कि अच्छा तो 200 रोटेशन में ये जो रोलर है वो कितना एरिया कवर करेगा ग्राउंड का। तो हम क्या करेंगे, जो ये कर्व सरफेस एरिया हमको मिलेगा यहाँ पे, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि 200 रोटेशन में ये जो रोलर है वो ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर रहा है, तो हमको एरिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हमको यहाँ पे जो रोलर की जो लेंथ है या जो हाइट है या जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में मिलेगा। और यहाँ पे जो कॉस्ट बताया है या जो एक्सपेंडिचर बताया है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया मिलेगा हमको 200 रोटेशन में जितना भी एरिया कवर हो रहा है ग्राउंड का, उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जब एक बार ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर जो स्क्वायर मीटर में जो एरिया मिला है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 10 करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों करेंगे, ताकि कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, मतलब खर्चा निकालने के लिए। ओके, देखो ध्यान से सुनो, अभी हमको ये तो पता चल जाएगा कि 200 रोटेशन में हमारा रोलर तो इतना स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर रहा है ग्राउंड का, और जैसे ही वो एरिया मिल जाएगा उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमको दिया है कि पर स्क्वायर मीटर का कितना खर्चा लगता है, 10 रुपए खर्चा लगता है। तो अगर हमको इतना स्क्वायर मीटर का एरिया, मतलब कि 200 रोटेशन में जो एरिया कवर हुआ है, कितना एरिया कवर हुआ है वो तो निकालने ही वाले, उसका टेंशन मत लो। तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 200 रोटेशन का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि नहीं समझा, अरे मिस क्या समझा रहे हो यार, समझ रहा ही नहीं है, तो रुको, टेंशन नाही घ्यायचं, टेंशन द्यायचं। अभी देखो पहले हम लोग कैसे सोल्यूशन को लिखेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो हमारा रोलर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। ओके, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ये सिलिंड्रिकल शेप में है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द रोलर दिया है। डायमीटर कितना दिया है बच्चा पार्टी, डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले तो रेडियस निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है ना सिलेंडर में सिर्फ 2 काम का होता है, सिलेंडर में सिर्फ 2 चीजें होती है, दैट इज रेडियस
और हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये दोनों बहुत काम के होते हैं। तो रेडियस कितना मिल जाएगा, डायमीटर का आधा, इसको r से डिनोट करते हैं, ठीक है। डायमीटर है 120, 120 का आधा, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अच्छा, हमको लेंथ ऑफ द रोलर भी दिया था, कितना दिया था, उसको h से डिनोट करेंगे क्योंकि लेंथ का मतलब होता है हाइट, वो दिया था 84 सेंटीमीटर, बरोबर 84 सेंटीमीटर ही दिया था, हाँ दिया था। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रोलर, देखो ये रोलर है, ये वन रोटेशन लेगा, एक रोटेशन में ये ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा, जितना इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो जो हमारा रोलर है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर, और रोलर कौन से शेप में, सिलेंडर के शेप में है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो तो वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ये फॉर्मूलास को याद कर सकते हैं, तो वो वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो अभी देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो आंसर मिलेगा ना, ये जो आंसर मिलेगा वो हमको ये बताएगा कि उस रोलर ने एक रोटेशन में ग्राउंड का इतना एरिया कवर कर दिया, एक रोटेशन में इतना एरिया कवर हो रहा है, कितना हो रहा है, चलो निकालते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर कितना है बच्चा, आर देखो, आर निकालना तो जरूरी था, तो 60 निकल गया, हाइट कितना है 84 है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि एक रोटेशन में कितना एरिया कवर हो रहा है। तो अभी यहाँ पे किस किस को कट करेंगे, तो 7 1 7, 7 1 7, 1 बचेगा, 7 2 14। अब देखो 2 इंटू 22 तो हो जाएगा 44, इंटू 60 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब इन दोनों को जरा हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 720 इंटू 44, तो ये 0, 4 2 8, 7 4 या 4 7 होता है 28, तो ये 0, अभी यहाँ पे आएगा 0 8 8 2, ठीक है। आप लोग अच्छे से कर लो, ये 0 हो गया, 8 प्लस कर रही हूं मैं अभी, ये 16 हो गया, 8 9 10 11 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमको मिल गया 31,680 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में मिला है, मतलब कि एक रोटेशन में, ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रोलर जब एक रोटेशन लेगा तो उस ग्राउंड का वो इतना स्क्वायर मीटर वाला एरिया कवर कर देगा, ठीक है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर हो चुका है, एक रोटेशन में इतना एरिया कवर हो चुका है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 रोटेशन लेने वाला है, तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन 200 rotation the roller will cover the area of the roller will cover the area of ground मतलब ये जो मिला है वो क्या मिला है, एक रोटेशन में इतना एरिया कवर हो चुका है ग्राउंड का। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ मिट गया है क्या, यहाँ पे कुछ मिट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है 0 आएगा आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे देखो, इन 200 रोटेशन द रोलर विल कवर द एरिया ऑफ ग्राउंड एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये एक रोटेशन में इतना एरिया कवर किया है, तो 200 रोटेशन में हमारा जो रोलर है वो कितना एरिया कवर करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे आंसर मिला है इसको मल्टीप्लाई बाय 200 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा कि 200 रोटेशन में कितना एरिया कवर हो रहा है उस ग्राउंड का, हाँ जी। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, पहले तो मैं यहाँ पे पीछे से 3 0 लगा देती हूँ, 1 2 3, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है 3 1 6 8, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 हो जाएगा 16, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 1 2 प्लस 1 3 एंड 2 3 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 6 3 3 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना हमको मिल गया, ये यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो यानी कि यहाँ पे क्या आंसर मिला है हमको, 63,36,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एरिया हमारा कवर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो 1 मिनट, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, यहाँ पे मैंने बरोबर मल्टीप्लाई किया था ना, 72 इंटू 44 कितना हो जाएगा, 4 2 8, 7 4 हो जाएगा 28 0, फिर यहाँ पे 4 2 8 एंड 7 4 28, ठीक है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 8 9 10 11,
हाँ ये तो बरोबर है, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे लग गया, इसका जीरो यहाँ पे लग गया है, तो आई थिंक अभी बरोबर ही है। हाँ ठीक है, ये बरोबर है। और उसके बाद इसको हमने 200 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो अभी ये क्या मिला है बचा, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है कि 200 रोटेशन में, ध्यान से सुनो, 200 रोटेशन में हमारा रोलर जो है वो इतना ग्राउंड का एरिया जो है वो कवर कर देगा, दैट इज 63,36,36,000 का एरिया कवर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है ना इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्चा है ना वो स्क्वायर मीटर के रेट से दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि पर स्क्वायर मीटर का जो खर्चा आता है वो ₹10 का आता है, और जो हमारा रोलर है उसने इतना एरिया कवर किया है, तो हमको निकालना पड़ेगा कि इतने एरिया का कितना लगेगा। लेकिन इसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्क्वायर मीटर में। अच्छा अभी स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक चीज बताती हूँ जो आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, पता नहीं। देखो जब हम सेंटीमीटर को क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस सेंटीमीटर को डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100 करते हैं। ओके, जो सेंटीमीटर में जो वैल्यू होती है ना उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 10,000 करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे हम स्क्वायर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर लग गया। तो मुझे बताओ कि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो अगर हमको स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर लग जाएगा। तो 100 इंटू 100 करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये होता है 10,000। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्क्वायर सेंटीमीटर है इसको स्क्वायर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय हमको करना पड़ेगा 10,000। इसको अभी हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 10,000 से। ठीक है, तो चलो कट करते हैं, ये यहाँ पे, हाँ ऐसे कट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 6,336 और डिवाइड में क्या है 10 है, तो डिवाइड में 10 है, इसका मतलब क्या, पीछे से एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 633.6। और अभी ये जो आंसर है ना वो स्क्वायर मीटर में मिला है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10,000 किया तो अभी क्या मिला हमको, स्क्वायर मीटर में आंसर मिल चुका है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रोलर है ना उसने 200 रोटेशन में इतना स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, उस ग्राउंड का एरिया जो है वो लेवल कर दिया है। तो यहाँ पे देखो अभी हमको एक्सपेंडिचर निकालना है, हमको खर्चा निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या है कि देखो पर स्क्वायर मीटर मतलब एक स्क्वायर मीटर का 10 रुपया लगेगा। तो हमने कितना स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया लेवल कर दिया है, इतना स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया लेवल कर दिया है, तो इसका कितना खर्चा आएगा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, जो भी हमारा एरिया आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। ठीक है, और बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6,336। और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, ये एक खर्चा बता रहा है, ये कॉस्ट बता रहा है, तो इसका यूनिट जो होगा वो रुपीज में होगा, तो रुपीज। ठीक है, रुपीज लिखना, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मत लिख देना। ठीक है, रुपीज में आंसर आया, तो मतलब कि 200 रोटेशन जब रोलर लेने वाला है तो वो उसको इतना खर्चा आएगा, 6,336 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला कि एक रोटेशन में रोलर कितना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। फिर हमने बोला अच्छा 200 रोटेशन में वो कितना एरिया कवर करेगा ग्राउंड का, तो हमने जो ये आंसर आया था इसको मल्टीप्लाई बाय 200 किया, तो ये मिला हमको। लेकिन ये जो आंसर मिला था वो स्क्वायर सेंटीमीटर में मिला था, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर में, उसके लिए हमने डिवाइड बाय 10,000 किया। तो मतलब कि 200 रोटेशन में रोलर इतना एरिया कवर करेगा ग्राउंड का। अभी हमको खर्चा निकालना है, तो पर स्क्वायर मीटर का दिया है 10 रुपया, तो इतने स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो ये रहा हमारा आंसर। डन, कितना इजी है, बस खाली फॉरवर्ड लोड लेने का नहीं, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं सिक्स्थ वन क्या दिया है, देखो द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटल स्फीयर आर 12 centimeter and 0.01 meter respectively.
द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड द मास ऑफ द स्पीयर। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अरे बाबा ये डेंसिटी, ये मास, ये सब क्या है, हम कुछ साइंस करने लग गए क्या। जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन को रीड करने पे ऐसा खुद को भी महसूस हुआ कि हम कुछ साइंस वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे मैं समझाती हूँ आपको। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इग्नोर मत करना। क्या दिया है देखो, द डायमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द हॉलो मेटल स्पीयर। यानी कि यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्पीयर है। स्पीयर मतलब समझिए ना बॉल अपना, लेकिन यहाँ पे जो स्पीयर है ना वो हॉलो स्पीयर है। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली, अंदर से खोखला। जैसे कि आपने प्लास्टिक बॉल देखा है, प्लास्टिक बॉल अंदर से खाली होता है तो उसको बोलते हैं हॉलो स्पीयर। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये जो स्पीयर है ना, मान लो ये पूरा अंदर से भरा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड स्पीयर। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्पीयर। वही अगर अंदर से खाली होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉलो स्पीयर। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, एक हॉलो स्पीयर है। ध्यान से सुनना, एक हॉलो स्पीयर है और उसका डायमीटर और थिकनेस हमको दिया है, दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो है वो है 12 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब कि अभी देखो वो जाड़ा भी तो होगा ना, वो जो स्पीयर है अंदर से खाली है लेकिन उसकी जो बाउंड्री है वो जाड़ी तो होगी ना, वो थिक तो होगी ना, तो वो थिकनेस हमको दिया है। वो थिकनेस हमको कितना दिया है, 0.01 मीटर। ये याद रखना, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है और थिकनेस मीटर में दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये थिकनेस को थोड़ा सा सेंटीमीटर में पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर मीटर है, इसको अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि 0.01 इंटू 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है और डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले रुको जरा, मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि सॉलिड स्पीयर और हॉलो स्पीयर में क्या फर्क होता है। जैसे कि देखो ये हमारा सॉलिड स्पीयर है, ठीक है, सॉलिड स्पीयर है। इसको देखना समझना, ये पहले तो पूरा सॉलिड स्पीयर था, इसको कवरिंग यहाँ पे लगी हुई थी। इसकी यहाँ पे पूरी ऐसे कवरिंग है, लेकिन मैंने थोड़ा कवर को फाड़ के दिखाया ताकि आपको समझे कि अंदर भी पूरा ये भरा हुआ है। तो ये रेड कलर जो है ना वो क्या है, वो अंदर से भरा हुआ है, तो ये सॉलिड स्पीयर है। लेकिन अगर मान लो ये रेड कलर का पोर्शन अगर हम लोग निकाल देंगे, ये रेड कलर का जो पार्ट है, अंदर का पार्ट अगर हम लोग निकाल देंगे तो ये खाली बन जाएगा, ये अंदर से खोखला हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हॉलो स्पीयर। तो देखो ये अंदर से खाली हो चुका है, तो ये हो गया हमारा हॉलो, एक मिनट सॉरी, हाँ, हॉलो स्पीयर। तो हॉलो स्पीयर समझ में आ गया। तो जो हमारा स्पीयर है इस क्वेश्चन में ये हॉलो स्पीयर है। तो हॉलो स्पीयर के बारे में क्या दिया है कि ये जो हॉलो स्पीयर है ना, इसका हमको डायमीटर दिया है और क्या दिया है, थिकनेस दिया है, जाड़ापन जो है ना वो दिया है। तो देखो जाड़ापन क्या होता है, देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। जाड़ापन मतलब ये जो जाड़ा है ना, ये जाड़ा, ये थिकनेस होती है। तो ये जो थिकनेस है ना वो हमको दी है। थिकनेस कितनी दी है, 0.01 मीटर। इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ अलग ही आ गया, हाँ, अब यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं कि ये जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस का समझ में आ गया। अच्छा, ये डायमीटर जो दिया है वो क्या दिया है, डायमीटर मतलब क्या, देखो अगर ये हमारा स्पीयर है तो इसके बीच में क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो सेंटर होगा, तो सेंटर मतलब पूरा यहां से लगा के यहां से लगा के पूरा बाहर तक, मतलब ये यहां से लगा के पूरा बाहर तक जो हमारा होता है वो हमारा डायमीटर हो गया। अरे डायमीटर तो आपको भी पता है, देखो एक सर्कल होता है तो यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल के सेंटर से पास होता है तो वो डायमीटर। तो यहाँ पे हमको डायमीटर दिया है, तो यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक जो है वो डायमीटर हमको दिया है एंड दैट इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी क्लियर हो गया, चलो ये भी समझ में आ गया कि ये जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इतना भी समझ में आ गया आपको। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से समझते हैं। आगे देखो क्या बोला है कि द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो मेटल है ना, ये जो हमारा मेटल स्पीयर है, इसकी डेंसिटी हमको दी है। चलो ये भी समझ में आ गया, इसकी जो डेंसिटी है वो दी है, डेंसिटी जो दी है दैट इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी दी है, चलो ये भी मान लिया कि हाँ चलो समझ गए।
आगे क्या दिया है, हमको बोला है फाइंड, फाइंड करना है वो मेन है। फाइंड क्या बोला है, फाइंड बोला है कि आउटर सरफेस एरिया फाइंड करो इसका, और क्या फाइंड करना है हमको, मास ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। ये स्फीयर जो है ना, ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है ना, इसका मास फाइंड करना है, मतलब दो चीजें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन वगैरह लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे देखो, आपको पता है वो मैंने हॉलो सिलेंडर वाला क्वेश्चन कराया था। हॉलो सिलेंडर वाला कैसे क्वेश्चन कराया था इसी प्रॉब्लम सेट से, वैसा ही ये हमारा हॉलो स्फीयर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, दो रेडियस होंगे, एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा। जैसे इनर रेडियस क्या होगा, देखो इनर रेडियस कहां से कहां तक होगा, तो ये देखो ये सेंटर है, सेंटर से लगा के जो इनर पार्ट है ना, इनर पार्ट, ये हमारा इनर रेडियस होगा। और सेंटर से लगा के बाहर तक, देखो मैं अभी दूसरा कलर लेती हूँ, दूसरा कलर में अभी कौन सा लूं, हाँ ये लेती हूँ। ये देखो ये सेंटर है, एक मिनट यार कलर का इधर समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ये ग्रीन लेती हूँ। देखो ये सेंटर है, सेंटर से लगा के यहाँ बाहर तक, ये बाहर तक, ये आउटर रेडियस होगा। तो आउटर रेडियस हम R1 लेंगे, इनर रेडियस हम लोग R2 लेंगे, और ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आउटर रेडियस, देखो फिर से देखो, आउटर रेडियस मैंने R1 लिया है, आउटर रेडियस R1 लिया है, R2 हमारा इनर रेडियस है। तो मुझे कोई बता सकता है कि हमारा आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर रेडियस मतलब बाहर तक जाना है। तो देखो हमारा आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर मतलब कि पूरा जो डायमीटर है उस हॉलो स्फीयर का, वो पूरा दिया है हमको कितना, 12 सेंटीमीटर। तो मतलब कि 12 का आधा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आउटर रेडियस मिल जाएगा। तो आउटर रेडियस हो गया 12 का आधा, दैट इज 12 का आधा होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी देखो, अब मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ गया। अच्छा यहां से लगा के, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, यहां से लगा के पूरा बाहर तक। अच्छा इधर बहुत खिचड़ी हो गया, मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मे भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो प्लीज इसको देख सुन के जाना। देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से लगा के यहाँ तक ये जो होता है ना, देखो इधर दो सरफेस दिखेगा, एक तो ये वाला सर्कल दिखेगा, और ये थिकनेस के वजह से क्या होगा, थिकनेस के वजह से आपको एक इनर में भी दिखेगा, इनर में भी आपको इनर पार्ट भी दिखेगा, ये इनर पार्ट हो गया, ये ना इनर पार्ट हो जाएगा। तो अब देखो मुझे बताओ कि यहां से लगा के, मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ, यहां से लगा के, अच्छा रेड कलर आना भाई, हाँ देखो यहां से लगा के यहां तक, ये रेड तक जो पोर्शन होगा वो हमारा R1 होगा, दैट इज आउटर रेडियस। और जो ब्लू कलर तक है, मतलब ये देखो ये सेंटर है, सेंटर से लगा के यहां तक जो होगा वो हमारा इनर रेडियस होगा। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला है कि इनर रेडियस को हमने R2 लिया है, और पूरा जो आउटर रेडियस है यहां से लगा के बाहर तक वो हमने R1 लिया है, ठीक है। तो हमारा आउटर रेडियस आया है 6 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि देखो पूरा डायमीटर पूरा जो था, डायमीटर पूरा यहां से लगा के बाहर तक डायमीटर था 12 का आधा किया, तो आउटर रेडियस हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इनर रेडियस भी निकालना पड़ेगा, दैट इज R2। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस को हमको माइनस करना पड़ेगा, ये जो थिकनेस है, ये देखो ये जो थिकनेस है ना, उसको माइनस कर देंगे। तो अगर हमको क्या करना है, इनर रेडियस निकालना है, तो इनर रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पूरा आउटर रेडियस है, पूरा आउटर रेडियस है, उसमें से हम क्या करेंगे, ये थिकनेस को माइनस कर देंगे, तो हमको इनर रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, R2 फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, आउटर रेडियस दैट इज R1 माइनस थिकनेस। तो आउटर रेडियस जो है वो है 6, और थिकनेस देखो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस निकालना जरूरी है, क्यों जरूरी है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी हम यहाँ पे भी लिखने का काम करते हैं। तो अभी जो मैंने समझाया वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डायमीटर हमको मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रेडियस है, तो 2 रेडियस है, तो चलो फटाफट लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा रेडियस जो है दैट इज आउटर वाला पहले लिखते हैं। तो आउटर रेडियस जो है उसको हम लोग लेने वाले हैं R1। अभी देखो मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपको ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए तो धड़ाधड़ हो जाएगा, है ना। तो R1 आउटर रेडियस है, तो वो कितना हो जाएगा, 12 का आधा। ये 12 का आधा करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर दिया, ओके। अभी थिकनेस हमको दिया है, थिकनेस एक्चुअली में देखा जाए तो मीटर में दिया था, दैट इज 0.01 मीटर, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो मिल गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर मिल गया, तो इसी के साथ हमको क्या मिल जाएगा, इनर रेडियस मिल जाएगा। तो इनर रेडियस में क्या हो जाएगा, इनर रेडियस जो होता है दैट इज व्हाट, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, थिकनेस हो जाएगा।
तो आउटर रेडियस कितना है हमारा 6 माइनस थिकनेस है 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर। चलो सब कुछ समझ में आ गया अभी जो मैंने बताया, ठीक है। आउटर रेडियस और इनर रेडियस ये दोनों मेन थे, ये दोनों मिल गए और इनर रेडियस को R2 ले रहे, आउटर रेडियस हमारा R1 है। चलो अभी करना क्या है, तो करना है हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, अब हमको बोला है कि फाइंड द आउटर सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या, आउटर सरफेस एरिया निकालना है इसका मतलब होता है कि ये जो बाहर का एरिया देख रहे हो, ये स्पीयर का जो बाहर का एरिया है ना, ये हॉलो स्पीयर है, याद रखना, हॉलो मतलब अंदर से खोखला है ये। तो यहाँ पे ये जो आउटर सरफेस एरिया है ना वो फाइंड करना है। अगर आउटर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम कौन सा रेडियस लेंगे, आउटर रेडियस लेंगे, मतलब यहां से लगा के जो आउटर तक रेडियस होगा वो लेंगे, दैट इज R1 लेंगे, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, वही फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमको इनर सरफेस एरिया बोलते हैं ना तो हम R इनर वाला लेते हैं, मतलब रेडियस इनर सरफेस वाला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो हमारा स्फीयर है ना इसके दो सरफेस एरिया है, एक तो ये बाहर आउटर सरफेस एरिया है और एक अंदर वाला है, अंदर वाला है मतलब ये अंदर वाला भी सरफेस एरिया है, तो अंदर नहीं बाहर वाला सरफेस एरिया निकालना है, इसलिए हम लोग बोलेंगे। चलो पहला हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आउटर सरफेस एरिया। अच्छा मुझे कमेंट में फटाफट लिख के बताओ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो हम बोलेंगे आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज गिवन बाय 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन क्योंकि आउटर सरफेस एरिया निकालना है तो आउटर रेडियस लगेगा और आउटर रेडियस को हमने लिया है R1, तो इधर R1 लिखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब इजी है, ठीक है। अभी बस यहाँ पे पहले इसको पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं इंटू R1 है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36। अभी हम क्या करेंगे, 4 इंटू 36 करेंगे, पहले 4 इंटू 36 कर देते हैं या 36 इंटू 4 कर देते हैं, तो 6 4 होता है 24, 4 3 12, 14 15, ठीक है, नहीं 4 3 12 13 14 होगा ना यार, क्या मैं भी 14 होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ चुका है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला 144 और इंटू क्या करना है 3.14 करना है। चलो करते हैं, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। तो 3.14 इंटू 144 करते हैं, तो 4 4 हो जाएगा 16, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12, ठीक है, एक 0, फिर 4 4 अगेन 16, फिर 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12, अब 2 0, 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, ठीक है। अभी ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये बन जाएगा 11, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, 2 3 4 5, तो 5 आ गया और ये 4। अब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो यानी कि यहाँ पे आंसर है 452.16 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। लेट मी चेक कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। 152.16, यस वेरी गुड, राइट है। चलो डन, ये तो हो गया हमारा क्लियर। चलो डन, वीडियो तो चालू है ना, हाँ चालू है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, चलो मिल गया ये भी। अभी बोला है फाइंड द मास ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये जो हॉलो स्फीयर है ना, देखो ये है, ये हमारा हीरो है, ये हीरो है हॉलो स्फीयर, तो ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है इसका हमको मास फाइंड करना है और हमको डेंसिटी दिया है। तो बच्चा अभी देखो मास का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमने तो अब तक कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा ही नहीं है कि जिसमें मास वगैरह आता हो या डेंसिटी वगैरह आता हो। बट देखो एक लॉजिक वाला चीज बताती हूँ आपको, अच्छा ये मैंने आगे का क्वेश्चन लिखा है, बट देखो मैं एक लॉजिक वाला बात बताती हूँ। डेंसिटी जो दिया है ना उसका यूनिट जरा नोट करना, उसका यूनिट नोट करो, ओके। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं ना, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैं ये डेंसिटी का फॉर्मूला क्रिएट कर सकती हूँ आपके सामने। कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेंसिटी जो होता है दैट इज गिवन बाय, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा देखो, ग्राम। अच्छा ग्राम किसका यूनिट होता है, ग्राम जो है वो मास का यूनिट होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास, और पर मतलब क्या, पर मतलब अपॉन, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वो होता है वॉल्यूम का, है ना, वॉल्यूम का यूनिट होता है ना सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब मैंने क्या किया, ये डेंसिटी का जो यूनिट है ना यहाँ पे, इस यूनिट को ऑब्जर्व किया
मतलब कि ये चीज को मैंने ऑब्जर्व करके डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया। तो डेंसिटी इज गिवन बाय ग्राम। ग्राम किसका यूनिट होता है? अच्छा मास। तो मास पर मतलब डिवाइड करना, पर ये हो गया पर, और सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास डेंसिटी है, यस। हमको मास फाइंड करना है, देखो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द स्फीयर, तो ये तो चलो क्वेश्चन मार्क है। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो पता है, तो वॉल्यूम तो हम निकाल ही देंगे। तो देखो अगर हमारे पास डेंसिटी अवेलेबल है, हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से मास निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या रह गया? अभी हमारा टारगेट है कि हम फटाक से ये जो हॉलो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं और फिर वो फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड जिंगा लाला। ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पे बच के रहना, ये हमारा सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये हॉलो स्फीयर है। तो जब हॉलो स्फीयर आ जाता है तब आपको कुछ अलग चीज यूज करना पड़ता है। ठीक है तो देखो अभी ध्यान से सुनना, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। चलो यहाँ पे देखो हमको अभी फॉर्मूला पता चल चुका है, एक नया फॉर्मूला हमने अभी मतलब एक नया फॉर्मूला हमारे नजरों के सामने आया, डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है तो चलो हमको मास तो ऑलरेडी फाइंड करना ही है, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। डेंसिटी दिया है 8.88। ठीक है वॉल्यूम अभी हम निकालने वाले हैं, चलो वॉल्यूम निकालते हैं। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल हॉलो स्फीयर, मतलब कि इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, ये देखो ये हमारा हॉलो स्फीयर है और हमको हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो आप है ना वो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना वो वाला यूज नहीं कर सकते। मतलब आप बोलोगे कौन सा वाला फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना वॉल्यूम का, नहीं क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग ऐसे सॉलिड वाले जो स्फीयर आते हैं ना जो अंदर से पूरे पैक होते हैं, देख जैसे कि ये, इसके लिए हम यूज कर सकते थे वो फॉर्मूला, लेकिन अभी हमारा जो स्फीयर है वो कौन सा है? हॉलो वाला है। तो हॉलो के लिए क्या करना पड़ता है? तो हॉलो के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो मैं अभी यहाँ पे तुम लोग को बताती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो अभी हमको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो 4/3 पाई आर क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। सॉलिड स्फीयर मतलब जो अंदर से कचाकच भरा हुआ होता है ना, जैसे कि ये वाला, ये देखो ये अंदर से भी भरा हुआ है पूरा, तो इसको बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। तो अगर सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होता तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके वॉल्यूम मिल जाता, लेकिन हमको क्या करना है? ये जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से खाली है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो देखो जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकाला था ना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, आई थिंक 3rd वन था, तो इसी प्रॉब्लम सेट का 3rd वन था जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकाला था। उसी तरह से बस आपको वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर निकालना है। ओके अब देखो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? क्या करोगे, ये जो हमारा पूरा जो ये सॉलिड स्फीयर है ना अंदर से पूरा कचाकच भरा हुआ है, सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकालो। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब। R1 क्यों लिया? क्योंकि जब हम पूरे, ये देखो ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर पूरा बाहर तक है, ऐसे पूरा बाहर तक ये जो हमारा पूरा सॉलिड स्फीयर है ना, इसका पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए हम कौन सा रेडियस लेंगे? पूरा आउटर रेडियस लेंगे। तो आउटर रेडियस हमने लिया था R1, बाहर तक जो रेडियस था वो R1 था। तो हमने क्या किया, जो पूरा सॉलिड स्फीयर है, इमेजिन करो, आंख बंद कर दो, पूरा सॉलिड स्फीयर जो है जो अंदर से कचाकच भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम जो होगा वो ये होगा। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है ना उसमें से हम क्या करेंगे? ये सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना उसमें से हम किसका वॉल्यूम माइनस करेंगे? ये जो अंदर जो रेड कलर का स्फीयर बैठा हुआ है ना उसका वॉल्यूम हमको माइनस करना है, क्योंकि उसको हमको गायब करना है, उसको हमको निकालना है, उसके वॉल्यूम को निकालना है। तब जाके ये जो हमारा स्फीयर है वो हॉलो स्फीयर होगा और तब जाके हमको हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम मिलेगा। तो अभी मुझे बताओ कि ये जो अंदर जो रेड कलर का ये जो स्फीयर है जिसको हम निकालने ही वाले हैं, ये अंदर वाला रेड वाला स्फीयर है, इसको निकालना है। तो इसको निकालना है मतलब इसके वॉल्यूम को निकालना है। तो अंदर वाला जो हमारा रेड कलर का जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा इनर वाला रेडियस, यहां से लगा के यहां तक। तो इस रेडियस को हमने लिया है R2। तो जब हम रेड कलर का जो
स्पीयर है उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो तब हम यूज करेंगे R2 वाला रेडियस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरे सॉलिड स्पीयर का वॉल्यूम, इसमें माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा अंदर रेड कलर का स्पीयर है उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्पीयर। ये है हमारा हॉलो स्पीयर का वॉल्यूम। अभी समझा कि नहीं? अरे समझ गया, मुझे पता है ना। क्या किया हमने, पहले पूरे सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, उसके लिए हम रेडियस कौन सा यूज करेंगे, आउटर रेडियस। उसमें हमने क्या किया, जो अंदर जो स्फीयर था ना, उस स्फीयर के भी अंदर जो स्फीयर था, ये रेड कलर का जो स्फीयर था ना, इसका वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया, मतलब इसको निकाल दिया, इसके वॉल्यूम को माइनस कर दिया। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए हम लोग इनर वाला रेडियस कंसीडर करेंगे, और तब जाके जो वॉल्यूम इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है किसका, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर का। मतलब ये है हॉलो स्फीयर, इसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। तो समझ में आ गया? हाँ, तो अभी हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखो आपको पता है ना, ये वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी तो दिया ही है और मास मिल जाएगा। चलो अभी हमको पता चल गया है, अभी हम एकदम मतलब कि वाओ, अभी हम आराम से कर लेंगे। तो ये है हमारा हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, दैट इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालो, 4/3 पाई कॉमन निकालो। तो 4/3 पाई कॉमन निकाला, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आएगा R1 क्यूब माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा R2 क्यूब। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 4/3 इनटू पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14, ब्रैकेट ओपन, R1 बच्चा कितना है, R1 6 था, ठीक है, मुझे याद है, तो 6 का क्यूब माइनस R2 है 5, इनर रेडियस 5 था, ठीक है, 5 का क्यूब। अच्छे से पीछे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4/3 इनटू क्या हो जाएगा, ये 3.14 इनटू, अब इसको सॉल्व करो, 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 6 36 एंड 36 इंटू 6 करेंगे तो मिलेगा 216। तो 216 माइनस 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 दैट इज 125। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू, इन दोनों को माइनस करना है, तो 216 माइनस 125 करेंगे तो 1, और ये 11 और ये 1, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 91 आ गया यहाँ पे, तो इधर आ गया 91। ठीक है, अच्छा, तो अभी आई थिंक मुझे लगता है कि हम क्या करेंगे, मैं देख रही थी बस आंसर राइट है ना, क्योंकि इसके पहले मेरा ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, बट ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, देखो ये जो ऊपर है ना, 4 इंटू 3.14 इंटू 91 कर लेते हैं, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, वीडियो तो चालू है ना? हाँ, तो अब देखो क्या करेंगे, पहले तो ये 4 इंटू 91 करते हैं, क्योंकि ये इजी लग रहा है, 4 1 जा 4 एंड 9 4 जा 36 होता है, तो 36, तो यहाँ पे आ गया हमारा 364, और ये इंटू क्या है, इंटू है 3.14 और डिवाइड में क्या है 3 है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 364 इंटू 3.14 कर देते हैं, तो 4 4 जा हो जाएगा 16, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 एंड 4 3 जा 12 13 14। ठीक है, 0, अभी यहाँ पे 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, अब डबल 0, अभी 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 6 जा हो जाएगा 18 प्लस 1 19 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 12, काउंट तो करना आता ही होगा, ये 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1142.96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर यहाँ पे डिवाइड में है 3। ठीक है, हाँ बरोबर आंसर है। अब चलो मैं आपके सामने डिवाइड भी कर देती हूँ, तो डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा इधर, और ये 1142.96 है ना, तो पहले हम लोग 3 3 जा 9 लेके, 3 3 जा 9, तो 11 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब नीचे ये 4 आ गया, तो अभी हो जाएगा 3 8 जा होता है 24, तो ये 0 हो गया। अभी नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2, लेकिन 3 के टेबल में 2 तो नहीं जाता है, और एक साथ हम लोग 2 नंबर को नीचे नहीं ले सकते, तो
पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 जीरोस 0 लेना पड़ेगा, तो ये 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पहले पॉइंट लगा दो। अभी हम 9 को नीचे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही बच्चे बहुत मिस्टेक करेंगे, ये 0 नहीं लगाया ना, इसकी वजह से आपका शायद रॉन्ग आ रहा होगा आंसर। आप बस सोच में पढ़ रहे हो यार ये 0 कहां से आया, 0 कहां से आया, तो 0 समझा कहां से आया, क्योंकि देखो 2 आया था यहाँ पे, लेकिन 2 तो 3 के टेबल में नहीं जाता है, तो हमने 3 जीरोस 0 लिया और फिर हमने ये 9 को अंदर 9 को नीचे शिफ्ट किया, ठीक है। अभी क्या होगा, 3 9 हो जाएगा 27, तो अभी ये 2 बचा और नीचे आ जाएगा 6, तो अभी 3 8 होगा 24 और अभी आ गया 2 और ये 0, तो 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा 18, फिर से 2 0, तो ये 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते, तो अप्रोक्सीमेट जो हमारा आंसर है वो है 380 पॉइंट, यहाँ पे कर लेते हैं 9 कर लेते हैं, ठीक है। 9 आई थिंक, हाँ बरोबर, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ 9 क्यों किया, क्योंकि देखो वैसे भी ये 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है ना, तो इसके आगे वाले नंबर को हम एक डिजिट से इंक्रीज कर देंगे, तो 8 का 9 कर दिया, तो राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया 380.99 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो मेटल स्पीयर। लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया है, पता है ना, अभी तो हमको मास निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। अभी डेंसिटी तो आई थिंक 8.88 दिया ही था आपको, मुझे लगता है वही है, 8.88 ही है ना, हाँ 8.88 है, देखो दिया है ना, हाँ। अभी इसके नीचे हमने लिख दिया। अब मास तो हमको फाइंड करना है और वॉल्यूम देखो हमको मिल गया है, यहाँ पे क्या मिला है 380.99। अभी ये डिवाइड में है, उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो 8.88 ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 380.99 एंड दैट इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, मास। तो मास मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मास मिल जाएगा और उसका यूनिट होगा ग्राम, ठीक है। चलो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 380.99, मेरे को आदत है ऊपर में थोड़ा बड़ा वाला नंबर लिखती हूँ और नीचे इनटू क्या करेंगे 8.88 लिख देंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको एक बार ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 या 9 8 करो, 8 9 होता है 72, फिर से 8 9 होगा 72 प्लस 7 होगा 79, ओके। 8 0 प्लस 7 हो जाएगा 7, 8 8 हो जाएगा 64 और 8 3 होगा 24 और 6 हो जाएगा 30, हो गया। अभी देखो 8 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया। अभी जो नेक्स्ट बार हमको जो करना है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इधर 0 लिखेंगे, फिर से हमको क्या करना है, ये 8 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर तो यही आएगा ना। तो बार बार वो क्यों करेंगे, तो अभी क्या करने का, देखो एक टेक्निक होती है, मजा आ जाएगा तुम लोग को भी। अभी क्या करेंगे, एक 0 डालने का, फिर से ये नंबर फिर से लिखने का, तो पीछे से लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब फिर से 2 नंबर डालेंगे, फिर से 8 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले से किया हुआ है, तो फिर से अभी वही करेंगे, 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अभी बस प्लस करो, आंसर आ गया, बस इजी। ये 2 हो गया, ये हो गया 11, ये 9 10 हो गया और ये 17 18 19 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 9 + 1 10 और ये 17 19 20 21 22, तो यहाँ पे 22 आ गया। फिर यहाँ पे 7 8 9 और ये 4 13 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। ये 3 है और ये 3 है। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2, मतलब 1 2 3 4 नंबर के पहले पॉइंट आएगा। तो आंसर मिला हमको 3383.2912 ग्राम इज इक्वल टू मास, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर बच्चा पार्टी। तो आंसर यहाँ पे क्या आया है, आंसर आया है 3383.19, ओके 19 आई थिंक इट्स ओके, ये भी आंसर चलेगा। तो इधर मैंने मल्टीप्लाई तो बरोबर किया है ना, रुको मैं देखती हूँ, मुझे लगता है मैंने मल्टीप्लाई तो बरोबर ही किया है, मे बी एडिशन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकता है, बट आई एम यूजिंग कैल्शियम। 2 मिनट रुक जाओ यार। 380.99 इंटू 8.88, ओ हाँ यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है, यहाँ पे मुझे लगता है एडिशन में यहाँ पे 1 आएगा, तो 9 10 हो गया और ये 7 17 18 19 20 21, हाँ तो 21 आएगा।
तो यहाँ पे ये 21 आएगा, तो बरोबर है, मतलब बरोबर आया है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, ठीक है, 1 आएगा। तो मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि जो मास है वो क्या मिला है, मास इज इक्वल टू 3383.19 तक लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, 19 तक लिखो तो भी चलेगा, तो 19 ग्राम। ये जो आंसर आया है वो ग्राम में आया है। अभी देखो पीछे जो आंसर है वो किलोग्राम में दिया है, इसलिए में भी हमारा आंसर मैच नहीं होगा। तो अगर आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, पता है ना मास के 2 यूनिट होते हैं, ग्राम और किलोग्राम। तो अगर आपको क्या करना है, वी नो दैट, अगर आपको यूनिट नहीं पता है, कन्वर्जन नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि 1 किलोग्राम जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ओके, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ग्राम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मास, अभी दिख रहा है कि नहीं, या मैं तो बीच में नहीं आ रही हूँ ना, तो मास इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो ये किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, और जो आपका आंसर है वो मैच करने लग जाएगा। जैसे कि 3 0 है ना, तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को 3 बार यहाँ पे शिफ्ट करो, 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो आंसर है 3.38319 kg, ठीक है। मैंने देखो ये पॉइंट जो है इधर 1 2 3 इधर आ गया, तो आंसर है 3.38319 किलोग्राम। अच्छा रुको, मैं इसको राउंड ऑफ करके देती हूँ, आपको राउंड ऑफ करके देती हूँ। तो राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर है 3.38 किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से छोटा है ना, तो 8 ही रहेगा, वरना हम 8 को 9 कर सकते थे अगर 5 से बड़ा नंबर होता। तो 3.38 किलोग्राम इज द आंसर। आई होप मेरा आंसर राइट है, हाँ बरोबर है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कर लो, अगर आपने इधर तक भी लिखा या यहाँ तक भी लिख दिया तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट नहीं किया तो आई थिंक इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। तो बस ये समझना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम एक छोटा है, किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है, तो छोटे को अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करा जाता है, तो डिवाइड बाय 1000 किया हमने, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, आई नो बहुत ही हालत खराब हो चुकी है यहाँ पे, बट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।